अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शबीर। नासरीन, खुदा करके इस हुकूमत ने अवाम को बजट तो दे दिया है, लेकिन इस बजट के असरात क्या हैं हमने भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया कि क्या बजट आया है, इसमें अहदाफ क्या सेट किए हैं, टैक्सेस कहां पर लगे हैं। हमने भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया है, आपने भी देखा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपनी तकरीर में एक एक पॉइंट वाजे कर दिया है। लेकिन क्या अवाम की समझ में आने वाला है, अवाम को रिलीफ कहाँ पे हासिल हुआ है, इस बजट के तमाम जो सूबों हैं उन पर क्या असरात होंगे और सूबे अपनी सतह पर अवाम को रिलीफ देने के लिए क्या कर सकते हैं, और ये हुकूमत का जो आगे चलकर लाहे अमल होगा क्या वो सिर्फ इस बजट तक फिक्स होगा या फिर नेक्स्ट कोई और भी बजट आने वाला है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और ये हुकूमत बहुत फ्री रही, हमने इस लिहाज से बड़ी खुशकिस्मत रही कि कोई ऑपोजिशन नहीं थी। जब वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब तकरीर कर रहे थे कोई ऑपोजिशन नहीं थी, कोई शोर शराबा नहीं था, बिल्कुल बिला झिझक उन्होंने खिताब किया, बिल्कुल बिला झिझक उन्होंने तकरीर की और फैक्ट्स एंड फिगर्स जो अहदाफ सेट किए हैं उसके हवाले से बताया। तो क्या ऑपोजिशन के ना होने से हुकूमत को एडवांटेज हासिल हुआ है और इस बजट से पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात होंगे, क्या मुआशी इशारे बेहतर हो सकते हैं, IMF खुश हो सकता है, इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सदीक अल फारूक साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ हैं अमीर अब्बास साहब, एंकर पर्सन हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, और हमारा साथ देंगे अब्दुल समद याकूब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। सबसे पहले मैं अमीर अब्बास साहब आपकी जानिब आऊँगी। इस बजट के हवाले से तमाम बातें हो गई हैं, ये हदाफ सेट किए गए हैं और ये टैक्सेस लगाए गए हैं, कहीं पर टैक्सेस लगाए गए हैं, कहीं पर रिलीफ देने की कोशिश की गई है। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि ये वफाक का बजट है और ये वफाक अगर इसको देखा जाए तो मईशत को बेहतर करने के लिए एक मनसूबाबंदी करता है, और मईशत का ये हाल है कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं और डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए हमें IMF की कड़ी शराइत भी माननी पड़ेंगी और IMF को खुश भी करना होगा। और क्या इस बजट से IMF खुश हो गया है और अब क्या हमारी जो मईशत है अदम इस्तेहकाम का शिकार है, क्या उसमें इस्तेहकाम आएगा? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, बजट जो है इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं और कुछ ऐसे भी नुकात हैं जिन पे तनकीद की जा सकती है, और मेरा ख्याल है अमूमन हर हुकूमत का बजट कमोबेश ऐसे ही होता है। उसमें कोई 10-20-30 चीजें अच्छी होती हैं तो 50-60 बुरी होती हैं, कोई 50-60 बुरी अच्छी होंगी तो 30-40 बुरी हो जाएंगी। मेरे लिए जो ज्यादा कंसर्न मैं जिस सिलसिले में हूँ, जो ये बजट और जो स्पीच हमने सुनी, हुकूमत खुद एतराफ कर रही है कौमी असम्बली के फ्लोर पर कि इस मुल्क में 7.5 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। ये बहैसियत कौम, बहैसियत रियासत और बहैसियत कौम एक शर्मनाक एतराफ है। और जारी बात है इसमें दिहाइयों का कसूर है, किसी एक हुकूमत का कसूर तो नहीं है, लेकिन ये शर्मनाक और अफसोसनाक एतराफ है जो हमारी हुकूमत ने किया। जिस कौम का ये 7.5 करोड़ तो हुकूमत मान रही है, इससे ज्यादा ही तादाद है जो फतेह गुर्बत से नीचे। जिस कौम का 40% गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहा हो, तो मुझे बताएं कि वो कौम किस मुस्तकबिल में दाखिल होने का ख्वाब देख रही है। लेकिन देखिए, वफाक की सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो ये है कि वो मईशत को बचा ले, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर कर ले, डॉक्यूमेंटेड कर ले, और जो हमारे कर्ज है उसको उतार ले, और उसके लिए IMF के पास जाना है, IMF को खुश कर ले, उसको राज़ी कर ले। तो उनका तो फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट टारगेट तो ये है। ये तो आप जो बात कर रहे हैं यकीनन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन दूसरी सतह पर अगर देखा जाए वफाक की सतह पर तो वो मईशत को बचाना है, इकोनॉमी को दुरुस्त करना है, उसको सहारा देना है। इस वक्त मेरी उम्र 40 साल हो चुकी है, कम से कम पिछले 25 साल से मैं इन मामलात को, सियासत और ये मैशत का को मेरा शऊर है। मुझे कोई एक साल बता दें, बतौर साफी 15 बजट मैंने कवर किए हैं, मुझे कोई एक साल इस मुल्क में बता दें, मुझे कोई एक बजट बता दें जिसमें ये बातें ना हुई हो कि मुल्क लुट गया, मुल्क बर्बाद हो गया और हमें IMF के पास जाना है और हमें मुश्किल फैसले करने हैं और हमें फलाना डमराना। ओ भाई, कभी ये चीजें खत्म भी होगी या नहीं होगी? हर साल, हर बजट, हर हुकूमत, हर इलेक्शन एक ही चीज पर हो रहा है
वो बेहतरी कहाँ है? लेकिन अमीर अब्बास साहब, फिर ये जब ये कहते हैं, ये मखलूत हुकूमत और ख़ासकर PMLN और पीपल्स पार्टी ये कहती है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए और इस तरह से एक दूसरे की पॉलिटिकली माइलेज नहीं करनी चाहिए ताकि इकोनॉमी बेहतर हो, तो यहाँ पर तो फिर वो दुरुस्त है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें ताकि हम मुआशी लिहाज से पाकिस्तान को किसी एक दुरुस्त सिमत में लेके जा सके। जी हाँ, ये है वो असल सवाल, असल नुक्ता जिस पर अब आई। आपके यहाँ मसला ये है कि हर हुकूमत जो अच्छा काम करने की कोशिश करती है उसकी ऑपोजिशन उसके खिलाफ सियासत करती है। यही काम आज की हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ किया, यही काम इमरान खान इनके खिलाफ करेंगे और माजी में भी यही होता रहा। मसलन शब्बर जैदी साहब ने एक फैसला किया कि 50,000 रुपए से ऊपर की जो खरीदारी करेगा वो उसके ऊपर शनाख्ती कार्ड दिखाएगा। ये एक तरीका था मुख्तलिफ तरीकों में से एक इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए। इन सब ने मुखालफत की, जो आज PDM है, ये सब खड़े हो गए ना। जी बिल्कुल। आज ये हुकूमत अगर कोई फैसला करेगी टैक्सेशन के लिए, जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाने के लिए, अब इस गवर्नमेंट ने जो किया स्टेप लिया वो फिक्स टैक्स के ऊपर आ गए हैं कि फिक्स टैक्स रिटेलर के ऊपर रख दें ताकि ये भी मामला बेहतर हो सके। ये तो पिछली हुकूमत की तजवीज है, ये तो पिछली हुकूमत इमरान खान साहब के दौर में भी ये तजवीज कई दफा आई है, लेकिन अमल दरामद नहीं, क्योंकि ऑपोजिशन का प्रेशर होता है। जो बात आपने कही कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, अल्टीमेटली आपके पास हाल यही है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। देखिए, दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों में सियासत होती है, सियासी जमातें, सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, गालियां देते हैं, तनकीद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको उन्होंने ग्रे में नहीं रखा हुआ होता, उनको ब्लैक एंड व्हाइट में रखा होता है। ये काम करना है या ये काम नहीं करना। एक उसमें जाहिर आपके इदारे हैं और दूसरा आपका इकोनॉमी का मामला है। मैं इसी बात चाहूंगी जाऊं अब्दुल समद याकूब साहब आपकी जानिब, ये क्यों पाकिस्तान की मुआशी हालात इस कदर ख़राब हैं कि इसके ऊपर भी सियासत हर ओपोजिशन करती है। PTI भी अभी कर रही है, साथ बैठने को भी तैयार नहीं है। जब आपकी गवर्नमेंट आई थी उस वक्त जरदारी साहब ने भी ऑफर किया था चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, आपने कहा NRO मांग रहे हैं। आज भी वो कहते हैं कि आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं। आप लोग आज भी जो सियासत कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान को आप बेहतर नहीं देखना चाहते, मुआशी लिहाज से मजबूत नहीं देखना चाहते? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब आप महंगाई मार्च लाएंगे इस्लामाबाद और आप इकोनॉमी के ऊपर सियासत करेंगे और इस तरीके से आप जो है एक हुकूमत को गिरा देंगे, तो फिर आप हमसे ये तवक्को करें कि हम जो है वो जब ये आएंगे बजट पेश करेंगे या हम इनके साथ कुछ चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेंगे। हम आज भी इस बात के लिए तैयार हैं कि इकोनॉमी के ऊपर चले, माना कि सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने तो बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि ठीक है आप ले आए, केयर टेकर सेटअप ले आए, हम उनके साथ तैयार हैं, आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है। समद साहब, तो, आप लोग खुद कहते हैं कि इस वक्त मुल्क डिफॉल्ट करने पर है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि एक केयर टेकर सेटअप आ जाए। तो अगर केयर टेकर सेटअप आएगा, ये 2 महीने गवर्नमेंट को हो गए हैं, अभी जिस तरह से पॉलिटिकल सूरत हाल चल रही है, कोई भी इदारा आपके साथ ताउन करने को तैयार नहीं है, किसी मुल्क से आपको 1 टका नहीं मिला, तो आप कहते हैं कि अगर केयर टेकर सेटअप आ जाएगा तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। आलिया, देखें, इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी जो होती है वो आपकी डिपेंडेंट होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे। पॉलिटिकल इतनी पोलराइजेशन हो चुकी हुई है, इतनी नफरतें बढ़ गई हुई है, ट्रस्ट डेफिसिट है, और आप फिर भी कह रहे हैं कि जी ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं PDM के, इन पे ट्रस्ट करके और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरह आ सकती है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब हम इनके ऊपर ट्रस्ट ही कर सकते। ट्रस्ट डेफिसिट है। अब अवाम में हम जलसे कर रहे हैं, तजाज कर रहे हैं और ऊपर इनके साथ जाके बैठ जाए। और दूसरी बात यह है कि देखें, बजट की बात हो रही है, बजट अच्छा या बुरा होना एक अलग बहस है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट जब बजट पेश करती है तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल ये उठता है कि कितना रियलिस्टिक है, हकीकत के कितना करीब है ये बजट। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम ये समझते हैं कि जो फिगर्स उन्होंने दी है या जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हकीकत से बिल्कुल ही बरअक्स है। मैं उस पर डिटेल में मैं जा सकता हूँ, लेकिन आप अगर पूछेंगी तो मैं इसमें डिटेल में फिर बताऊंगा। जी ठीक है, आपको क्या लगता है कि कौन से फिगर्स जो हैं वो रियलिस्टिक नहीं है, कि जो इस वक्त GDP ग्रोथ के हवाले से जो 5% रखा है, अफरात ज़र को टारगेट किया है, वो आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं है ग्राउंड रियलिटी से मुतसादे में? क्या लगता है? देखिए, बुनियादी तौर पे अब इन्होंने जो पहले तरक्की की शरह जो रखी है 5%,
इन्फ्लेशन हो रही है। दूसरी बात यह कि 750 अरब रुपए उन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाई है। अब वो कहाँ से रिकवर करेंगे पेट्रोलियम? उनका ये ख्याल है कि अगर $123 पर बैरल इंटरनेशनल मार्केट में रेट चल रहा है, वो ये सोच रहे हैं, तवक्को कर रहे हैं कि अगर ये कम हुआ तो हम लेवी और सेल टैक्स लगाएंगे, उस मद में पैसा कटेंगे। यानी कि प्रोवाइडेड अगर वहां से कम हो तो फिर हम जनाब वो इससे 750 अरब रुपए कलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर वो बढ़ जाता है ऊपर, यानी कि कम होने की बजाय तेल की कीमत जैसे जंगी सूरत हाल में बढ़ जाती है। दूसरी बात ये आ जाती है कि जी आप सवाल करें। जी, मैं आपकी जानिब आती हूँ। सिद्दीक अल फारूक साहब, आप बताइए कि एक तो आप लोगों ने जो फिगर्स दिए हैं वो रियलिस्टिक नहीं है, ये तो बिल्कुल इसमें दुरुस्त बात है। आपने इफरात ज़र की बात की है, 11.5 आपने ये कहा है कि 11.5 रहेगी। बजट से पहले ही जिस तरह से पेट्रोलियम और बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है, लगता है बिल्कुल नहीं है। ये तो 20% विद इन अ मंथ होने जा रहा है। ये महंगाई की शरह इतनी बढ़ेगी तो ये रियलिस्टिक नहीं है। GDP ग्रोथ जो आपने 5% रखी है, ये अचीव कर पाएगी गवर्नमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आलिया शब्बीर साहिबा। मैं माशाल्लाह अमीर अब्बास साहब ने भी बातें की, अब्दुल समद याकूब साहब ने भी। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले जी, तो अमीर अब्बास साहब ने शर्मनाक एतराफ़ की बात की, तो मैं उनका एहतराम करते हुए, नौजवान हैं, मैं तो उनसे दुगनी उम्र का हूँ तकरीबन, तो एतराफ़ शर्मनाक नहीं है, सूरत हाल जो है ये शर्मनाक है। एतराफ़ करने का मतलब ये है कि हकीकत पसंदी से काम लिया कि इतने लोग हमारे ख़त गुर्बत से नीचे हैं या ख़त गुर्बत तक पहुँच गए। और ये मैं और भी कि वजह क्या है। दूसरी बात ये है जो कि जी अपोजिशन ने तामुन नहीं किया या तामुन नहीं करती। देखिए, हमने बतौर अपोजिशन जो इस वक्त हुकूमत में है, हमने इमरान खान से सबसे पहले तो तहरीक लब्बैक के धरने पे तामुन किया कि नहीं, धरने से हुकूमत नहीं गिराने देंगे। तामुन की 3 दिन के बाद धरना खत्म हो गया। फिर हमने कोविड-19 में पूरा भरपूर तामुन किया, इंडियन एग्रेशन की सूरत में तामुन किया, यहाँ तक कि अपना बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं का नारा भी लगाया, और ये नारा कौमी असम्बली में लगाया। बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने इकोनॉमिक चार्टर की बात की, आईनी इस्लाहात, इंतखाबी इस्लाहात समेत इस्लाहात के लिए हमने ऑफर की कि आइए मिल बैठ के सारी इस्लाहात कर लेते हैं। लिहाजा हमने तो बड़ी तामीरी अपोजिशन की पूरे 3.25 साल। उसके बाद अब इनके ये रवैये सारे सामने आए, फिर इनकी करप्शन सामने आई। कोविड-19 में 40 अरब की करप्शन सामने आ गई, चीनी, गंदम, अद्वियात वगैरह वगैरह, और ये तोशाखाना सब। तो फिर उस वक्त हमने कहा कि ना आप लोग बात सुनते हो, ना मानते हो, ना इस्लाहात के लिए तैयार हो, मुल्क जो है वो बर्बाद होता चला जा रहा है। तो फिर अब हमने अदम एतमाद की तरफ हमने कदम उठाया। लिहाजा ये भी रिकॉर्ड की बात है, मैंने दुरुस्त की है। अगर इसमें कोई गलती की हो तो मेरी गलती बराए करम पॉइंट आउट कीजिए। उसके बाद जनाब अली डिफॉल्ट की बात की है, नहीं, हम इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेंगे। ये है कि इस बजट में जिस तरह से इक़दामात किए हैं, वसाइल का बहाव हद्दुल इम्कान गरीब तबके की तरफ करने की कोशिश की है, और जो अफ्लुएंट क्लास है, अमीर तबका है, टैक्सेस उस पर लगाने की कोशिश की है। इम्प्लीमेंटेशन में हम कितने कामयाब होंगे? इंशाअल्लाह अज़ीज, शहबाज शरीफ की क़यादत में इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी होगी। उसकी वजह यह है कि हमने ब्यूरोक्रेसी को एतमाद दिया है, हम बैनुल-अक़वामी सतह पर नाराज दोस्तों को राजी किया है। लेकिन सिद्दीक अल फारूक साहब, अभी तक उसके समरात नहीं मिले आपको ताकि आपकी इकोनॉमी बेहतर हो सके। हुए हैं 8 हफ्ते, उनमें 10 छुट्टियां तो आप निकाल देना, ईद वगैरह वगैरह की, तो ये कुल जो 50 दिन हैं, उनमें से अगर हमने इतना कुछ किया है, सऊदी अरब ने खुद बुलाया, तुर्की हम गए, चीन जाने वाले हैं, बाकी ये जो हमने इमरान खान साहब की हुकूमत के दस्तखत शुदा पैकेज, ये 2019 में ये हो जाता, लेकिन इन्होंने डिले किए, मान के उलट काम किए। वो हमने
दिए इसलिए कि अगर ये ना करते, हाँ अगर ना करते मुल्क दिवालिया होने का खतरा था, तो वो दिवालिया होने से बचाया है। अब IMF के साथ भी आप यकीन कीजिए मामलात दुरुस्त हो जाएंगे और ये सामने आ जाएंगे। ये मैं कह दूं या कोई और कुछ कह दे, ये तो अब ज्यादा दिनों की बात नहीं है। तो इसलिए बुनियादी तौर पर ये जो चीजें हैं, बजट से पहले आपका सवाल था कि आपने पेट्रोल महंगा किया और जनाब बिजली की कीमत बढ़ा दी, तो ये IMF के साथ साबिक हुकूमत का मुआहदा था और वो उस हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान के तौर पर मुआहदा किया था। हम अगर भागते हैं उससे तो फिर मुल्क को नुकसान होता है। हमने भागने की कोशिश नहीं की, हम अपने इक़दामात से इंशाअल्लाह अज़ीज़, देखिए ना अब CPEC पे हमने जो है इनिशिएटिव मजीद लिए हैं, उससे क्या जी ठीक है, मैं मजीद इसके ऊपर बात करती हूँ। निकल फारूक साहब आपकी जानिब आती हूँ, ब्रेक शामिल करनी है, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे थे कि बजट के बाद और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और पॉलिटिकल जो सूरत हाल है, क्या उसमें इस्तेहकाम आएगा। ये बजट आ चुका है, लगता ये है कि गवर्नमेंट जो है अब वो एक पटरी पर चल पड़ी है। जो लग रहा था कि शायद ये आज गई या कल गई, ये गवर्नमेंट रहेगी नहीं, इलेक्शन होंगे, तो ऐसी सूरत में मार्केट भी जो है वो काफ़ी अप एंड डाउन हो रही थी और रुपए की कदर में भी खासी कमी हम देखने में आ रहे थे। तो क्या मार्केट जो है वो उसमें बेहतरी आ सकती है। क्या समझ रहे हैं अमीर अब्बास साहब, क्या मार्केट में आपको लगता है कि अब कम से कम थोड़ी बेहतरी आएगी, जैसे कि अभी बजट आ गया है, इससे कॉन्फिडेंस बहाल होगा मार्केट का। देखिए, एक तो जो स्टेबिलिटी का सवाल था कि क्या ये हुकूमत चलेगी या नहीं चलेगी, तो वो सवाल तो किसी हद तक वाज़ेह हो रहा है क्योंकि उसी की वजह से इंस्टेबिलिटी या आप समझ लें कि गैर यकीनी की सूरत हाल थी। इस हुकूमत ने जो फैसले लेने थे वो लेना शुरू कर दिए, बजट आ गया। बजट भी इन्होंने ऐसा दिया है कि जिससे लग रहा है कि ये खुद इस हुकूमत को चलाना चाहते हैं। बजट में कोई ऐसी बहुत पॉपुलर चीज नहीं है कि ये इमरान खान की तरह आने वाली हुकूमत पर फेंक कर चले जाएं। सो ये सबसे बड़ा आशारिया है जिससे वाज़ेह होता है कि गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो खत्म होगी। जब गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म होगी तो हम गुमान कर सकते हैं कि मईशत जो है वो बेहतर होगी। और मैं ये समझता हूँ, मेरा ये सियासी एतकाद है कि कोई भी हुकूमत इरादी तौर पर ये नहीं चाहती कि वो मईशत को बर्बाद कर दे ताकि लोग उससे मुतनफर हो जाएं। कोई ये चाहेगा तो नहीं। फिर सवाल ये कि ऐसा होता क्यों है, हमेशा गैर मकबूल फैसले क्यों होते हैं, यानी हुकूमतें गैर मकबूल क्यों होती हैं, वो एक अलहदा से सवाल है और उसका एक अलहदा से उस पर बहस हो सकती है। जो सिद्दीकुल फारूक साहब ने कहा, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ कि ये एक हकीकत पसंदाना एतराफ है लेकिन शर्मनाक सूरत हाल है। तो सवाल ये है कि ये शर्मनाक सूरत हाल जो है इसमें फिर किस किस का हिस्सा है। जहाँ ये हकीकत पसंदाना एतराफ कर लिया, वहां ये भी तो हकीकत पसंदाना एतराफ होना चाहिए था ना। इस बर्बादी के अंदर हिस्सा किस किस का है। 2021 में जो UNDP की रिपोर्ट, UNDP की जो सरबराह थी पाकिस्तान में, उसने ये कहा कि 17.5 अरब डॉलर्स, 17.5 अरब डॉलर्स जो पाकिस्तान की टोटल जो सालाना एक्सपोर्ट है उसका भी 60% बनता है, वो हर साल इस मुल्क की अशराफिया खा जाती है। उस अशराफिया में सिद्दीकुल फारूक साहब और समद साहब का तबका, यानी सियासतदानों को, ये मेरी जबान के अल्फाज नहीं है, नकल कुफर, ये तो UNDP कह रहा है। उसमें सियासतदान, जर्नैल, इस मुल्क का कॉर्पोरेट सेक्टर और बाकी ताकतवर माफिया और अशराफिया शामिल है। और अभी ये देखें कि 3,000 अरब तो आप देखें कि अभी टैक्स जो है वो आपका चोरी हो रहा है, कहाँ जा रहा है, वो भी शराफिया के ही पॉकेट्स में जा रहा है। उसके लिए भी कोई इक़दाम नहीं किए जाते, उसके लिए भी कोई सीरियस नहीं होता। जाहिर बात है, देखें ना, वो जो टैक्स चोरी हो रहा है वो ठेले वाला इस जून की गर्मी में सड़क पर बैठ के लुक और पत्थर कूटने वाला तो नहीं चोरी कर रहा, कोई किराने की दुकान वाला तो नहीं कर रहा, कोई टैक्सी चलाने वाला तो नहीं कर रहा, कोई ड्राइवर, कोई कुक तो नहीं कर रहा ना। वो कौन चोरी कर रहा है? वो जिनके हाथ में इस निजाम का बस्तो कुशाद है, जो किसी न किसी अहम हैसियत में है वो माशरे के अंदर, उन्हीं के पास इतना असर या ताकत है ना कि उनके पास एक सरमाया इतना है, दूसरा उनके पास इतना इख्तियार है या उनके इतने रवाबित है कि वो टैक्स चोरी कर लेते हैं और उनके ऊपर कोई गिरफ्त भी नहीं हो सकती है। सो मैंने तो बड़ी ऑब्जेक्टिव बात आपके सामने रखी थी कि ये सक्सेसिव रिजीम्स
की वजह से है जो आज मुल्क जहां पे है। इसमें किसी एक का कसूर नहीं है, लेकिन हर दौर में किसी ना किसी का तो कसूर होता है ना। जी ऐसा तो नहीं ना कि लेकिन अमीर अब्बास साहब आप देखें कि जैसे कि मुआशी सूरत हाल, जी मुआशी सूरत हाल बदतरीन है, दूसरी तरफ आप जो डेवलपमेंट के जो बजट है वो भी आप रखते हैं, 800 अरब रखा है तकरीबन इस वक्त गवर्नमेंट ने, और जो बहुत कम टाइम है, शायद वो कोई अपना इस वक्त प्रोजेक्ट लेकर भी आए तो उसको पूरा कर सके, वो भी नहीं पूरा कर सकते। तो ये भी फिर किस खाते में जाएगा, इसका भी ये 800 अरब कहाँ जाएगा, इसका भी कुछ पता नहीं है। जी हाँ जी बिल्कुल। देखिए असल चीज ये है मैडम कि आपको फैसला करना पड़ेगा, आपकी सारी सियासी जमातों को, आपके मुख्तदर इदारों को, कि हमने किन मामलात को अगले 50 साल तक नहीं छेड़ना। हम में से जो भी हुकूमत में आए, वो इमरान खान आए, वो नवाज शरीफ आए, कोई टॉम डिक हैरी जो भी आएगा, हमने इन मामलात को नहीं छेड़ना, क्योंकि ये मामलात हमारी मुल्क की सलामती के साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के साथ जुड़े हुए हैं। होता ये है, यानी खराबी कहाँ पैदा होती है कि जब ये लोग जाती इनाद, जाती बुक्स, खुद गर्ज सियासत की वजह से जब ये एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, एक दूसरे के खिलाफ सियासत करते हैं, और उसमें वो चीज फिर कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती है जिसका ताल्लुक, जिसके ऊपर आप और हम सब पिछले 2 दिन से बहस कर रहे हैं कि मईशत क्या होगा। अब्दुल समद साहब, आप लोग भी तरक्याती बजट लेकर आए, कोई ऐसी स्कीम जो आप इलेक्शन में तो जाना चाहते हैं, इलेक्शन अर्ली करवाना चाहते हैं, जिसमें आवाम के पास जाएं और आप समझें कि आप लोगों ने कोई काम किया, आवाम को बता सकें, कोई ऐसी स्कीम, कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए हो आवाम के लिए? देखिए आलिया, अभी अगर जब हम अवाम में जाएंगे तो ये महंगाई की चक्की में पिसी हुई अवाम जो कि अब जिनको उम्मीदें अब हमसे पैदा हो गई हैं, और लोग इसी अवाम को हमसे महंगाई का गिला हुआ करता था, लेकिन आज अगर आप लोगों की पल्स ले चेक करें तो हर कोई कहेगा कि इमरान खान बेहतर था। तो हमें तो अवाम में जाते हुए कुछ ज्यादा और ये अवाम में जाने से इसलिए रिलक्टेंट है कि उनको पता है कि जी अवाम में इस महंगाई के साथ तो कोई भी गवर्नमेंट हो वो जाके अपना बयानिया जो है वो नहीं बना सकती। जी बिल्कुल, मैं ये सदीक अल फारूक साहब से जान लेती हूँ। सदीक अल फारूक साहब, एक तो इसके ऊपर जो समद साहब ने पॉइंट रेज किया, इसके ऊपर जवाब दीजिएगा। दूसरा ये बताइएगा, जाहिर है कि जो आपका फिजिकल डेफिसिट होगा वो आपने कर्जे लेकर ही पूरा करना है, और दूसरा साथ साथ ये जो आपने डेवलपमेंट का बजट रखा है, इसको आप कैसे मैनेज करेंगे इतने कम अरसे में? क्या काम ऐसे करेंगे डेवलपमेंट के लिए, क्या टारगेट सेट किए हैं कि जो आप 1 साल में ये अचीव कर लें तो ये सामने भी आ जाएँ, और ये जो पैसे आपने रखे हैं ये दूसरी सेकंड पॉकेट में ना जाए, डायरेक्ट जो है इम्प्लीमेंट हो सके? देखिए आलिया शबीर, ये बाकी अपना अमीर अब्बास साहब से तो मुलाकात होती रहती है, मेरी मुलाकात नहीं हुई तो पीटीआई के मेरे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, इनसे मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि इस वक्त हमारा पीटीआई के 45 महीनों के मुकाबले में 14.5-15 महीने का मुकाबला हमने करना है। ये दोस्त कहते हैं कि जी इसको गैर आईनी तौर पर और फलां इसकी हुकूमत को, इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया, तो जनाब ये कोई झूठे अकाम हैं और इससे नहीं हटा, सारी दुनिया कुछ तनकीद कर रही है। ये अदम एतमाद जो आईनी अमल है, जमहूरी अमल है, उसके जरिए हटी है ये। तो इसको गैर आईनी और गैर कानूनी आप कैसे कहेंगे? ये इतना तो ना करें। दूसरी बात जो ये है वो इदारे, और तो मैं उस सिलसिले में ये कहूँगा कि सब इदारों को फैसला करना है किसने क्या किया किसने नहीं किया। ये अमीर अब्बास साहब ने कहा, इसका हल बहुत दिनों से बयान किया जा रहा है, मैं भी कह चुका हूँ, आज फिर कहूँगा, इसका एक ही हल है, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। मैंने कुछ अच्छे लोगों से जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं ये सामने बात रखी, तो वो कहने लगे रिकंसिलिएशन की बात तो हो सकती है, ट्रूथ कुछ लोग शायद कबूल न करें, क्योंकि उसका किरदार पाकिस्तान की 70 साल तारीख में बड़ा खतरनाक किरदार है। वो ट्रूथ नहीं मानेंगे, वो रास्ते में रुकावट डालेंगे। मैंने कहा अच्छा चलें, तौर पर ट्रूथ न सही, बाद में सही रिकंसिलिएशन तो होनी चाहिए ना, कि ये सारे
मामलात को बैठ के तय करके, माफी तलाफी करके, क्लीन स्लेट के साथ आगे बढ़ें ताकि टेंशन खत्म हो। इस पर मजीद बात करते हैं और कुछ बात करेंगे ब्रेक के बाद। सूबों की जिम्मेदारी क्या बनती है इस क्रूशल वक्त में जब अवाम पिस रहे हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, तो सूबे क्या अवाम को रिलीफ दे सकते हैं? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अमीर अब्बास से मैं शॉर्ट कमेंट चाहूँगी इसके ऊपर। जो रिकन्सिलिएशन की बात की जा रही है, सब चाह रहे हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के हवाले से टेबल पे आया जाए। इमरान खान साहब इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन जाहिर है पॉलिटिकल उसका इम्पैक्ट होगा। जो भी साथ बैठेगा इसका पॉलिटिकली उनको पे करना पड़ेगा, उसकी प्राइस होगी पॉलिटिकली। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब बैठ सकते हैं? देखिए, मैं शायद मेरी गलती होगी, मैं समझा नहीं सका। सिद्दीक साहब शायद वो जो मैं कहना चाह रहा था उसको नहीं समझ पाए। मैंने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात नहीं की, क्योंकि मुझे तवक्को ही नहीं है अपने मुल्क के करता धरता लोगों से, वो सियासी अशराफिया है या वो फौजी अशराफिया है, कि वो ट्रूथ का भी एतराफ करे और रिकन्सिलिएशन भी करे माजी की। जी नहीं, ये सदीक अल फारूक साहब खुद कह रहे हैं। सदीक अल फारूक साहब कह रहे हैं, मैंने वो अपनी तरफ से कह रहे हैं, वो उन्होंने आपका नहीं कहा, उन्होंने कहा ये सजेशन मैंने दी थी कुछ हलकों में, तो उस वक्त ही उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दी कि ट्रूथ वाला मामला जो है उसको साइड पे रख दें, रिकन्सिलिएशन को ले आए। जी, ये हो नहीं सकता। ये इसके ऊपर वक्त जाया करने की और बर्बाद करने वाला की मुतरादिफ होगा। ये जो कहा सुना हम इनको माफ करते हैं, हम इन सारों को बख्श देते हैं। जो भी इनसे हुआ सो हुआ। कौम पहले भी भुगत रही थी, कौम में इतनी सकत नहीं है कि वो किसी भी ताकतवर से हिसाब मांग सके। हम इनसे आइंदा की बात कर रहे हैं। छोड़ दें, ट्रुथ भी ना कहे, जो झूठ था झूठ ही रहने दें, जो रिकन्सिलिएशन नहीं थी उसको वहीं पे बंद कर दें। कल के बाद से हमें बताएं कि ये इकोनॉमी, गवर्नेंस, जो ह्यूमन वेलफेयर है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, रोजगार है, ये 5-7 चीजें जो इस मुल्क के गिट्टों जोड़ों में बैठी हैं, इन 5-7 चीजों के ऊपर ये सारे बैठ के 50 साल का 100 साल का मंसूबा बनाएंगे। जी ठीक है, मैं समझ साहब के पास आऊंगी। समझ साहब, एक तरफ तो अब जैसे कि अमीर बात साहब ने कहा कि जातियात तक बात पहुंच चुकी है, जाती प्रॉब्लम है। शहबाज शरीफ हूँ, नवाज शरीफ हूँ, जरदारी साहब हूँ, बिलावल भुट्टो हूँ, क्योंकि उन्होंने जातियात को टारगेट करके ही सियासत की है अपनी, और आज वो कैसे साथ बैठ जाए, ये लॉजिकल बात जरूर है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने कोई केसेस नहीं बनाए थे, मैंने कोई केसेस वापस नहीं लिए, मैंने कोई काम नहीं किया, ये जिन्होंने किया उन्होंने ही आज केसेस वापस लिए। अगर ये मामला जिन्होंने किया उन्हीं का है तो फिर आज तो समझ जाएं, आज तो आए, बैठें, बात करें, अब तो समझ आ जानी चाहिए उनको। देखिए, मैं अमीर अब्बास साहब की बात को एंडोर्स करूंगा, और बड़ा अच्छा आइडिया है कि अगर हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी उस तर्ज की, अगर हम कोई हेल्थ सेक्टर की या पॉवर्टी एलिमिनेशन की या इस तरह के जो कौम को चैलेंजेस दरपेश है, उसके ऊपर तमाम तर लोगों को एक साथ बैठ के कोई लंबी पॉलिसी की तरफ जाना चाहिए। उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। ऑल्दो के हम ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन में तो नहीं जा सकते, क्योंकि फिर वो इतना उलझेंगे कि फिर वो गतियां कभी सुलझ ही ना सकेंगी। तो यहाँ तक, इस हद तक ठीक है। और जो बात सदीक फारूक साहब ने की थी कि भाई हमने ताउन नहीं किया, देखें 24 रुकनी एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें 12 मेंबर अपोजिशन से थे, उस वक्त नैब के इस्लाहात के हवाले से थी, 35 इन्होंने हमें सिफारिशात दी थी। उन सिफारिशात को आपने कहा था कि ये एनआरओ है। आप लोग जब भी कोई सिफारिशात आती थी, बात करने की आती थी, आप लोग ये कहते थे कि हमसे एनआरओ मांगा गया है, ये है एनआरओ, ये कहते हैं, उन पॉइंट्स को आप ये कहते थे एनआरओ। मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ कि जब वो सिफारिशात आई थी तो उन सिफारिशात पे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि इससे बेहतर है कि आप नैब को खत्म कर दें। तो जब ये ताउन की बात करते हैं कि जब हमने इनके साथ बैठने की कोशिश की, मसला ये आता था कि ये इस्लाहात भी वो मांगते थे जो इनको रिलीफ दे सके, इनकी जात को रिलीफ दे सके। वो कोई नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होते थे। अगर कोई सिंसियरिटी के साथ नेशनल इंटरेस्ट की बात करते तो तब हम इनको
देखिए इन्होंने पीएससी की चेयरमैनशिप के ऊपर डेडलॉक हुआ, कई महीनों तक डेडलॉक जारी रहा। बाकी 35 कमेटियां भी ना फाइनलाइज हो सकी क्योंकि उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जेल में थे। उनको चेयरमैन जब बनाया गया वो अपने प्रोडक्शन ऑर्डर खुद जारी करते थे। जब उनकी जमानत हुई उन्होंने रिजाइन करके तनवीर साहब को बना दिया। कहने का मतलब कि अगर आपकी सियासत का जो मरकज है वो अपने जाती मफादात की खातिर घूमेगा तो फिर कोई ना रिकंसिलिएशन हो सकती है, ना फिर आगे कोई कंसेंसस डेवलप हो सकता है आगे बढ़ने के लिए। जी सिद्दीक अल फारूक साहब, मैं इसके ऊपर मेरे ख्याल में कि काफ़ी बात हो गई है कि बैठना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि बैठने को कोई तैयार नहीं है। अभी लगता ये है कि इमरान खान साहब एक स्टेप पीछे तो हो रहे हैं और वो जो अभी धरना और वो सियासत थी उससे पीछे होके शायद इस गवर्नमेंट को स्पेस देने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि ये चल सकें। सिद्दीक अल फारूक साहब, ये महंगाई है, आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद तो सूबों के पास भी ये इख्तियारात भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो अपने अपने सूबों के लोगों को रिलीफ दें, उनके जो आप देख रहे हैं कि गुर्बत है उसको कम करें, वो मेजर्स लें जो इस वक्त आवाम के लिए ज़रूरी है। तो सूबों की कितनी जिम्मेदारी है इसमें अपना हिस्सा डालने की? देखिए, मैं सूबे का जवाब देते नहायत मुख्तसर। वो ये है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ 126 दिन का धरना हुआ। जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का सानिया हुआ और नवाज शरीफ साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई तो उसी इमरान खान साहब को अपने दाएं तरफ बिठाया, उसमें उन्हें बुलाया और अपने दाएं तरफ बिठाया। ये वुसअत क़ल्बी का मुजाहरा उन्होंने किया, उन्होंने तंग दिली का मुजाहरा नहीं किया था। दूसरी बात यह है कि कहते हैं मुकदमात जो हैं वो जी पहले बने। भाई एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, खुर्शीद शाह, अहद चीमा, फवाद हसन, इन सब लोगों पर तो मैं अब लंबी लिस्ट है, ये तो तहरीक इंसाफ ने मुकदमात बनाए ना, ये कोई पहले से मुकदमात बने हुए नहीं थे। सूबों महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा खासा हिस्सा मरकज से मिलता है, सूबे उसमें आजाद हैं कि उसमें से, और सूबे टैक्सेशन भी कर सकते हैं। बाय द वे, सूबे अपने तौर पर अपने अपने ज्यूरिस्डिक्शन में मजीद को टैक्स लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो सूबे इसमें से जितना रिलीफ देना चाहें वो दे सकेंगे और मेरा ख्याल है बराह रास्त IMF उनसे कोई सवाल भी नहीं करेगा। मरकजी हुकूमत के मामलात हैं वो IMF से हम इंशाल्लाह निपटेंगे, IMF की मानेंगे, कुछ मनवाएंगे, लेकिन मुल्क को इस सूरत हाल से बाहर निकालना होगा। जाहिर है सूबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वफाक के ऊपर ये जो लायबिलिटी है इसको भी ख़त्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक अल फारूक साहब, अब्दुल समद याकूब साहब और अमीर अब्बास साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नासरीन, ये अव्वलीन तरजीह है हुकूमत की, वफाक की जिम्मेदारी है कि वो आवाम के रिलीफ के लिए बेहतर फैसले करे, आवाम को रिलीफ दे, लेकिन सबसे ज़्यादा और अहम जिम्मेदारी 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों की भी है कि वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए मेजर्स ले, और वो बेहतर समझते हैं कि कहाँ पर टैक्सेशन की ज़रूरत है वो टैक्स भी आयद करें ताकि अपना जो रेवेन्यू है उसको भी बेहतर किया जा सके, ताकि वो गरीब और जो गरीब ज़्यादा इलाके हैं वहाँ पर वो बजट जो है वो लगा सके। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टीज़ में और उसके लिए साथ बैठना ज़रूरी है, जिस पे लगता है कि अभी तक कोई इत्तेफाक़ी राय नहीं हो सका है। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।